नमस्कार, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हस्तक्षेप में और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। हस्तक्षेप में आज हम बात करेंगे ताई के बाद कौन। जी हां, इंदौर लोकसभा सीट के हालात कुछ यही बयां कर रहे हैं। सुमित्रा ताई ने चुनाव न लड़ने की घोषणा क्या कर दी, प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। एक तरह से ताई ने पार्टी की राह भी आसान कर दी है। ताई के बाद ताई का जो कद है उसको देखते हुए पार्टी कड़ा फैसला नहीं ले पा रही थी, लेकिन ताई ने वक्त रहते बड़ा दिल दिखा दिया, जिससे अब पार्टी को प्रत्याशी तय करने में कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि अब पार्टी के आगे बड़ी समस्या ये आ गई है कि आखिर अब ताई की जगह किसे मैदान में उतारा जाए। आज हम इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। ताई का बड़ा ऐलान, इंदौर सीट से छोड़ा मैदान, पार्टी की राह आसान, अब किस पर होगी मेहरबान। देश की सियासत में नेता की चिट्ठी को पार्टी और सरकार का चैन चुराने वाला माना जाता है। नेता या तो खत से खलबली मचाते हैं या फिर गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन लोकसभा की स्पीकर और इंदौर से लगातार 8 बार की सांसद सुमित्रा ताई ने तो अपने खत से मानो बीजेपी के लिए ऑप्शन खोल दिया है। ताई के रुतबे को देखते हुए पार्टी इंदौर सीट से प्रत्याशी तलाश नहीं कर पा रही थी। बीजेपी का जोर इस समय नेताओं की नेक्स्ट लाइन तैयार करने पर है, इसलिए देश भर में बुजुर्ग नेताओं को आराम दिया जा रहा है। इस बार पार्टी ने उम्र के आधार पर आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेताओं का टिकट काटा, तो दोनों ने अलग अलग अंदाज में अपना विरोध जताया। लेकिन ताई ने वक्त की नजाकत को समझते हुए बड़ा दिल दिखाया और शान से मैदान छोड़ने का फैसला किया। पहले खत से जानकारी दी और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान भी कर दिया। जो भी पत्र आपने देखा है, जो भी घोषणा है वो सही है। बहुत सोच समझ के मैंने ये घोषणा की है, क्योंकि कई दिनों से महसूस भी कर रही थी, सोच रही थी। निर्णय लेने में जो देरी हो रही थी, केंद्र हमारा निर्णय नहीं ले पा रहा था, ऐसा मुझे लगा। तो ऐसा लगा कहीं संकोच में अगर वो निर्णय लेने में देरी कर रहे हैं कि ताई को कैसे कहे, ऐसा भी हो सकता है। और जो भी उनके, मैं जो यहाँ वहाँ से सुन रही थी 75 की कैटेगरी, उसमें भी मैं आ गई हूँ अब तो। एक मंझे हुए नेता की भांति सुमित्रा महाजन ने अपने मन की बात भी कह दी और जता दिया कि वो पार्टी की राह आसान कर रही हैं। लेकिन ताई के इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल की स्थिति बन गई है। बीजेपी के नेता उन्हें मनाने उनके घर तक पहुंच गए, तो वहीं कांग्रेस ने भी सुमित्रा की घोषणा पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। डर है, भय है बीजेपी को कि फिर से ताई को उतारेंगे, सुमित्रा महाजन जी को उतारेंगे, हार ना जाए, इसके चलते वो अनिर्णय की स्थिति में है। अभी तक कोई उम्मीदवार उन्होंने दिया नहीं है और इससे नाराज होकर सुमित्रा महाजन जी ने आज चिट्ठी लिखी है अपने नेतृत्व को कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती। जाहिर तौर पर पार्टी ताई के कद को देखते हुए कड़ा फैसला नहीं ले पा रही थी। अब बीजेपी को अपने गढ़ के लिए नया नुमाइंदा चुनने में आसानी होगी। अब ताई के उत्तराधिकारी की बात करें तो 2 दावेदार हैं, पूर्व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर की महापौर मालिनी गौड़। लेकिन दोनों के पास अहम जिम्मेदारी है। कैलाश बंगाल के प्रभारी हैं, तो मालिनी गौड़ महापौर के साथ विधायक भी हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि पार्टी इन्हीं दोनों में से किसी एक पर दाव लगाती है या फिर किसी नए चेहरे को उतारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। ताई के बाद पार्टी अब किसे मौका देगी। इंदौर क्षेत्र में जितना ऊंचा ताई का कद था, ऐसा प्रत्याशी तलाशना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। आज इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता हिदायतुल्लाह शेख साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका हिदायत भाई। वरिष्ठ पत्रकार है नवीन जोशी जी
और कांग्रेस प्रवक्ता हैं फिरोज सिद्दीकी जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि मामला बीजेपी से जुड़ा है, ताई से जुड़ा है, तो पहला सवाल भी हिदायतुल्लाह जी से ही पूछना का फर्ज बनता है। न्यू इंडिया, उसके बाद बीजेपी, न्यू बीजेपी की तर्ज पर आगे बढ़ रही है क्या हिदायत भाई? नहीं, आप कोई कयास लगाएं या आप कोई वक्तव्य दें, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगा, मीडिया का अपना काम है। लेकिन पूरा मुझे इसमें लग नहीं रहा है कि दिग्विजय सिंह जी अभी जो बयान आप दिखा रहे थे, या कांग्रेस की मीडिया सेल की अध्यक्ष शोभा ओझा जो बोल रही थी, अब शोभा ओझा जी का तो जो बयान लगा मुझे उतना उस पर हंसी आ रही है कि कैसा बयान दे रही है। क्या अभी तक इन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का टिकट फाइनल नहीं करा तो मान ले कि वो हार के डर से भाग रहे हैं, या प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही तो ये मान ले पूरे देश में एक भी सीट ऐसी नहीं है जहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ सकती। इसलिए मूर्खों तरीके की बात करना, खुद भी चुनाव लड़ चुकी है, वहां से क्या परिणाम हुआ है सबको अच्छे से पता है। हालांकि विधानसभा लड़ी है, पूरा इंदौर और आसपास का पूरा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का है। वहां के मतदाताओं ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और लगातार है। ताई ने आगे बढ़ के बड़ा मन दिखाया, उन्होंने बोला कि उनके अब लड़ने की इच्छा नहीं, नए लोगों को मौका दे। और जुबैर भाई, ये बात आज ही क्यों हो रही है? ताई ने थोड़े दिनों पहले भी ये बोल दिया था कि इंदौर में मेरे बहुत सारे विकल्प हैं। ऐसा नहीं है कि विकल्प नहीं है, पार्टी में लगातार काम करते हुए बहुत सारे कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं। अब सीईसी जब अपना अंतिम निर्णय लेगी, केंद्रीय चुनाव समिति, उसी समय हमारे बीच में कोई प्रत्याशी आएगा, उसके बीच में बहुत सारे कयास लगते रहने दीजिए। लेकिन ये निश्चित मानिए कि इंदौर की सीट पे कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा होगा, निश्चित तौर पर हम भारी मतों से, जो बड़े मतों से मध्य प्रदेश में हम जीतेंगे, उसमें निश्चित अग्रणी रहेगी। बिल्कुल, दर्द तो छलका है कहीं ना कहीं। जिस तरह की एक पहले उमा भारती ने पत्र लिखकर कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, इससे पहले आपके एक और सांसद ने, सिटिंग सांसद परेश रावल साहब पे भी यही दबाव बनाया, उन्होंने भी चुनाव नहीं लड़ने से इनकार कर दिया। सुषमा स्वराज मना कर चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आखिर वजह क्या है कि जो आपके सीनियर नेता हैं, जो सांसद है, जिनकी एक मध्य प्रदेश में, देश में भी एक छवि है, वो किनारा करते जा रहे हैं पार्टी से? देखिए, एक बात जुबैर भाई मानिए, आप बात कर रहे हैं सुषमा स्वराज जी की, आप बात कर रहे हैं उमा भारती जी की। अगर इन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया तो क्या ये लोग घर बैठे हुए? लगातार उमा भारती सक्रिय, उमा भारती जी सक्रिय, वो ट्विटर हो, सोशल वार हो, या बैठकों हो, या सभाएं हो, सब पे जा रही है स्तर प्रचारक के रूप में। सुषमा जी भी हमारी बैठकें कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, हर पार्टी के नीतिगत मामले के अंदर बैठ रही है और लगातार सक्रियता से राजनीति कर रही है। वो चुनाव नहीं लड़ना उनका अपना विषय, या उन्होंने कुछ स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, तो ये सारी चीजें। सुमित्रा ताई ने भी अगर बात करी है कि वो चुनाव नहीं लड़ रही, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार काम कर रही है। क्षेत्र के बीच में जब से आई है लगातार बैठकें कर रही है। ये आपका पत्र और वक्तव्य मिलने के बाद भी अभी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और जनसंपर्क का जो माहौल है, जो मतदाताओं के बीच में जाना है भाजपा के लिए, उसमें लगातार लगी। कांग्रेस का कार्यकर्ता नाराज होकर घर बैठ जाए, वो बात अलग नहीं है। यहाँ तो इनके बीच में इतनी बड़ी चीज लगी है, जिसको एक मेरे कांग्रेसी मित्र, नाम नहीं लूंगा, उनके अगर हवाले से बोले तो बोले कमलनाथ जी, दो परेशानी थी कमलनाथ जी की। चुनाव के पहले बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने परेशान करा, चुनाव के बाद दिग्विजय सिंह ने परेशान करा। दिग्विजय सिंह को तो भोपाल लाके ठिकाने लगा दिया, अब ज्योतिरादित्य को ठिकाने लगाने की वो पूरी रणनीति में लगे, इसीलिए उनका टिकट नहीं हो रहा। तो ये इनके यहाँ पर साफ दिख रहा है। हमारे यहाँ बड़ा मन करके लोग आगे आ रहे, बड़ा मन करके अगर वो बोल रहे हैं कि नए कार्यकर्ताओं को मौका दे, तो मुझे ख्याल से इसमें कहाँ से होना चाहिए। अब दिग्विजय सिंह जी बोल रहे ताई के साथ ऐसा सलूक, ताई ने कुछ बोला, नाराज है, ताई ने बोला गलत सलूक किया, आपको कहां से पता चलता है? आप हर चीज के अंदर उसको गलत अपने ढंग से कैसे लेने की कोशिश करते हो? मेरे को इन चीजों पे आपत्ति होती है, ऐसे मूर्खों की तरह वक्तव्य नहीं देना चाहिए। चलिए, तो आपके पास दोबारा आएंगे, फिरोज सिद्दीकी जी भी जोड़ूंगा हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता। क्या लगता है फिरोज सिद्दीकी जी, ताई का जो आज का निर्णय बेचैनी में लिया गया है, मजबूरी में लिया गया है, या दिल से खुद से उनका ये निर्णय है? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की जिसने स्थापना की, भारतीय जनता पार्टी को जिन लोगों ने फर्श से अर्श तक पहुंचाया, आज भारतीय जनता पार्टी उनको धक्के दे के बाहर निकाल रही है। इनकी संस्कृति है कि पिता बुढ़ा हो जाए तो उसको लोटा बिस्तर दो और घर के बाहर निकालो। यही काम आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्या मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, संस्कारवान पार्टी है, तो क्या एक संस्कार के नाते वो अपने बुजुर्गों की सम्मानजनक विदाई नहीं कर सकती थी? ताई की क्या सम्मानजनक विदाई नहीं हो सकती थी? वो स्वस्थ थी, अगर वो मार्गदर्शन देना चाहती थी और आगे लड़ना चाहती थी चुनाव, तो लड़ सकती थी। ये इनका अंदर का मामला है। जहां तक इन्होंने कहा कि शोभा ओझा जी ऐसा कह रही है कि जीतना, तो मैं ये बता दूं कि इंदौर ही नहीं, भोपाल ही नहीं, आपकी समूचे देश में हालत खराब है। लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, और
अब आप जो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि आप हमको हमारा रोजगार कहाँ है, हमारा 15 लाख कहाँ है, बहुत सारे सवाल जो हैं जनता के वो आपके सामने। और मैं हिदायत भाई को भी ये कहूंगा कि भाई साहब बुढ़ापे से डरिए। फिरोज भाई आपने एक बात कही कि सम्मान पूर्वक विदाई दी जानी चाहिए थी। आपकी पार्टी ने सीताराम केसरी को किस तरह की विदाई दी थी, याद है कुछ आपने? आप ये बताइए कि सीताराम केसरी को हमने क्या किया था, ये बताइए ना, क्या किया था? एक मिनट जुबेर भाई मुझे बोलने दी। उनको बाकायदा कार्यालय से उठाकर बाहर फेंका गया और ये दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की टीम थी ये चोकड़ी, जिन्होंने उठा के धक्के देके उन्हें निकाला। उस समय के देख लीजिए, अगर यूट्यूब और उस समय के समाचार पत्र पढ़ते हो ना, उन्हें बाकायदा अध्यक्ष को भगा दिया गया और सोनिया गांधी आके उस गादी पे बैठ गई और अध्यक्ष बन गई। ये हुआ था। अगर नई जानकारी है तो बोलो। अभी जुबेर भाई पुराने और चीजें निकाल देंगे। कहीं के भी ले आइए, ये सारी फेक न्यूज़ेज हैं जो चल रही हैं। अच्छा। हमने तो कभी आज तक ऐसा कांग्रेस में कहीं संस्कृति नहीं देखी। आज भी अजीज कुरैशी जी इतने बुजुर्ग हो गए, आज भी आते हैं कांग्रेस में, और कांग्रेस ने उनको गवर्नर के पद से हटे तो साथ सम्मान उनको अपना। तो जाहिर सी बात है कि ताई को भी गवर्नर बनाने की प्लानिंग होगी। फिरोज सिद्दीकी जी, ये उनका इंटरनल मामला है। ताई को भी गवर्नर बनाने की प्लानिंग हो सकती है कि मुरली मनोहर जोशी को भी गवर्नर बनाने की प्लानिंग हो सकती है। कल्याण सिंह को भी बनाया ही, और उन्होंने जो दूसरे नेता हैं उनको भी बनाया ही है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि उनको नहीं, जिस तरह से आपने कहा कि ससम्मान, तो ससम्मान आप किस तरह से मानते हैं कि किस तरह के ससम्मान विदाई दी जानी चाहिए? उनको बात एक क्राइटेरिया होता है, एक एज होती है। क्या ये जरूरी है कि जो एक 80 साल की एज तक भी 90 साल तक एक ही का आधिपत्य के किसी दूसरी लाइन खड़ी करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए? एक ही लोगों को चुनाव लड़ाया जाना चाहिए, बार बार लड़ाया जाना चाहिए? देखिए, पहली बात यह है कि जनता नेता बनाती है। अगर आप कोई 30 साल से सांसद है, वो हमारी विपक्षी दल की जरूर है सुमित्रा ताई, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कोई 30 साल से सांसद है तो ये छोटी बात नहीं है, ये मजाक भी नहीं है। कोई 30 साल से सांसद है तो जनता के आशीर्वाद से सांसद होता है। अगर पिता आपको मकान बना के दे और आप उसी पिता को घर के बाहर निकाल दें तो ये इसको आप संस्कार कहते हैं? ये जितना भारतीय जनता पार्टी का जो मकान खड़ा है, आज इसको किसने खड़ा किया था? सुमित्रा ताई थी, बाबूलाल गौर थे। आपको सिंपैथी है, आप बुला के पार्टी में शामिल कीजिए। फिर क्यों आप सुनिए, आपने रामकृष्ण कुसमरिया जी को पार्टी में लिया, ससम्मान लिया, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया। तो ये किस तरह की राजनीति है कि आप दूसरे जो आपकी पार्टी में आ रहे हैं उनको टिकट नहीं दे रहा? खैर, आप पे दोबारा आऊंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक नवीन जोशी जी भी जुड़े होंगे। नवीन जी, क्या लगता है जिस तरह से आज ताई का दर्द छलका, इसको आप दर्द मानते हैं, ये उनका स्वविवेक का निर्णय है, या उन्होंने एक राह आसान की है जो केंद्र की जो केंद्र में बैठे नेता है आला कमान की, कि वो अब फ्री है इंदौर से, जिसको चाहे टिकट दे सकते हैं? देखिए जुबेर जी, जब ताई को यदि पत्र लिखना था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखना था। उन्होंने पत्र मीडिया को लिखा है, उसमें प्रकाशनार्थ शब्द है जो पत्र की भाषा जहां से शुरू होती है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने फोरम गलत चुना है। इतनी वरिष्ठ नेता है, लोकसभा अध्यक्ष रही हैं, 8 बार की सांसद है, 40 साल उन्होंने राजनीति में इंदौर को दिए हैं। यदि वो ये पत्र की शुरुआत मीडिया को दे रही है, इसका मतलब फोरम ठीक नहीं है। और जो उन्होंने दर्द बयान किया है, वही दर्द सुबह आपने अखबारों को देखा होगा तो आज लाल कृष्ण आडवाणी ने भी अपने दर्द को बयान किया है। क्या पार्टी विद डिफरेंस का नाम देने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसमें अनुशासित कार्यकर्ता होते हैं, कांग्रेस में ये चलन नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो कैडर बेस चलन है, तो वहां के वो राष्ट्रीय नेता जिनके ऊपर पूरी पार्टी का दारोमदार है, वो इस तरह के उदाहरण पेश करेंगे तो नीचे का कार्यकर्ता क्या सोचेगा? ये बात ठीक है कि एक वानप्रस्थ आश्रम होता है और जैसे शासकीय सेवा में रिटायरमेंट की आयु होती है, इस तरह से राजनीति में आयु नहीं है, लेकिन उसकी विदाई का कोई तरीका, कोई फार्मूला ढूंढना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी ने एक पिछले दौरे पे जब भी वो जहां गए, उन्होंने कहा कि हम 75 प्लस के लोगों को चुनावी राजनीति से दूर रखेंगे। ये फार्मूला जब तय हो गया था तो फिर ताई को इतने दिनों तक इंतजार क्यों करना पड़ा और आज उन्होंने पत्र मीडिया को क्यों लिखा? सवाल इस बात का है। चलिए, वो बहुत लोकप्रिय नेता हैं, इंदौर के मामले में उनको इंदौर की जनता चाहती है, प्रेम है, तो वे अपने समय में कोई सेकंड लाइन क्यों नहीं तैयार कर पा रही? क्या युवा कार्यकर्ता, अगला जैसा आपका विषय है कि ताई के बाद कौन, तो क्या उन्होंने एक सेकंड लाइन तैयार की है? या उन्होंने भी विधानसभा में अपने बेटे के लिए टिकट मांगी थी? तो क्या वही चलेगा, परिवारवाद? और राजनीति में
ये बात सही है कि कोई ऐसा उदाहरण पेश नहीं करता है, लेकिन यदि जीतने वाला कैंडिडेट को एक लिमिट तक जीतना है, उसके बाद उसको अपनी विरासत किसी को सौंपना चाहिए। यदि हम 8 बार सांसद रहे और 10 बार रहना चाहते हैं तो ये आखिर कहाँ रुकेगी, ये चाहत कब खत्म होगी। जब दूसरे देशों की हम बात करते हैं तो यूएस में एक नियम बना हुआ है कि वहां पे 1 बार से अधिक 2 बार तक राष्ट्रपति होता है, या दूसरी बार के लिए चुनाव के लिए सीनेट मेंबर से खड़े ही नहीं होते। तो आप देखिए वहां आदर्श हैं, हम आदर्श की बात करते हैं लेकिन इस देश में आदर्श बिल्कुल डॉक्टर साहब बिल्कुल कि डॉक्टर का एक रिटायरमेंट की उम्र होती है, इंजीनियर की रिटायरमेंट की उम्र होती है, वकील की एक रिटायरमेंट की होती है यहाँ, लेकिन राजनीति और फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है जहाँ रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती। हिदायत भाई क्या लगता है, जिस तरह से एक सवाल उठाया डॉक्टर नवीन जोशी जी ने कि अगर उनको पत्र लिखना ही था तो सीधे अध्यक्ष जी को लिखती, हाईकमान को लिखती, मीडिया में जारी करने की क्या जरूरत पड़ती? तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा पे तो शक किया जा सकता है। देखिए जुबेर भाई, एक बात है कि मैंने फिर बोला बार बार, और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने सब राजनीतिक पार्टियों का अपना है कि अपने किस जगह के प्रत्याशी, अभी इंदौर को लेकर तो अधिसूचना भी जारी नहीं हुई जो चुनाव की होना है, तो उसका अपना अधिकार है कि वो कब जारी करे। लेकिन इस मामले को लेकर कांग्रेस नाना प्रकार के ऐसे प्रश्न और ऐसी चीजें खड़ी कर रही थी कि ताई ने जब पत्र लिखा है मीडिया में तो सारी चीजों का समाधान हुआ, और उसके बाद भी प्रश्न उठाने लगे। तो जो उन्होंने जब मीडिया के लोगों से, आप लोगों से बात करी, जब उनके साथ आप देखिए पूरे इंदौर का, भले ही वो इंदौर की महापौर हो कि इंदौर के हमारे विधायक हो या अध्यक्ष हो, सब लोग साथ में थे और सब लोगों के सामने बोली। एक चीज जो सीधी हो जिसमें उन्होंने बोला हो कि वो पार्टी से नाराज है, एक चीज ऐसी हो जो उन्होंने बोला हो कि उन्हें ठीक नहीं लग रही हो, तो आप बताइए। उन्होंने सीधे से बोला। और जहां तक विकल्प की बात है तो नवीन जी पहले ही, आज से कुछ दिनों पहले ही ताई बोल चुकी है कि मेरे बहुत सारे विकल्प हैं इंदौर में, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता विकल्प के रूप में नहीं है। तो ये बात तो उन्होंने स्वयं ही स्वीकारी, और ताई के मार्गदर्शन में ही लोगों ने काम करके आज इस स्तर पे पहुंचे। दर्द तो छलका है और मंच भी गलत चुना है। अब चूंकि सीधे अभी भी उम्मीद तो बरकरार है, राज्यपाल की उम्मीद बरकरार रहती है, कई चीजें रहती है कि वो अब आगे राज्यपाल बन सकती है, दो चीजें थी। तो कहीं ना कहीं वो खुलकर वो अपना दर्द बयान नहीं कर सकी। लेकिन ये तो आप मानेंगे कि उन्होंने जिस तरह से उन्होंने आज मीडिया के सामने रूबरू हुई, उनका कहीं ना कहीं दर्द नजर आ रहा था। नहीं, ये आपको लग रहा हो, आप अभी आपको फिर से आपको लग रहा हो, मुझे पता नहीं। जब मैं बात कर रहा हूं आप कहेंगे तो बयान सुनवा दूंगा। सुनिए, आपको बयान सुनवा दूंगा। बहरहाल पहले अडवाणी जी, फिर मुरली मनोहर जी, जिस तरह से नवीन जोशी जी ने बोला कि जो संस्थापक है उनको जिस तरह से दरकिनार किया जा रहा है, किनारे लगाया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के हित में अच्छा है या बुरा? देखिए, कहीं किसी को दरकिनार नहीं लगाया जा रहा, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में काम करती है। हर जगह जहां पर भी हमारे वरिष्ठ है उन्हीं के मार्गदर्शन और निर्देशन में काम करते। देखिए अडवाणी जी को या मुरली मनोहर जोशी जी को ये बोलने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ रहा है कि जो ये पार्टी अब वो दीनदयाल उपाध्याय वाली पार्टी नहीं रही? नहीं, क्यों बोलना उनको अपना दर्द? ये शब्द पड़ रहा मीडिया के भाई, ये आप बोले, ये शब्द नहीं बोले कि दीनदयाल जी वाली पार्टी नहीं है या श्यामा प्रसाद, ये शब्द नहीं बोले हैं। उन्होंने राष्ट्रवाद को एक लेकर बात करा, और ये ठीक भी है कि हम भी अगर बात करते हैं तो अगर अपनी हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाता तो हम उसको राष्ट्र का विरोधी नहीं बोलते। लेकिन अगर वो राष्ट्र की विचारधारा से मेल नहीं खाएगा तो हम उसे राष्ट्र विरोधी बोलेंगे। अगर वो टुकड़े टुकड़े करने की बात करेगा तो हम उसको राष्ट्र विरोधी बोलेंगे। सिर्फ हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाएगा इस कारण हम उसको राष्ट्र विरोधी नहीं बोलेंगे। आप पे दोबारा आएंगे। फिरोज सिद्दीकी जी, आपने सुन रहे हैं, पूरी डिबेट भी सुन रहे हैं, क्या मानते हैं जिस तरह से बीजेपी अपने सीनियर लीडर्स को अपने 75 पर का जो एज लिमिट की है, जो 75 के होगा उनको साइड कर रही है या नई पार्टी की तरफ अग्रसर हो रही है? क्या कांग्रेस में भी ये जो रिवायत है या जो क्राइटेरिया इसको लाया जाना चाहिए? देखिए, हर पार्टी अपनी सेकंड लाइन, थर्ड लाइन को आगे बढ़ाती है। वो तो आपकी पार्टी में भी नहीं हो रही। सब पार्टियां बढ़ाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फर्स्ट लाइन को पूरा डैमेज कर दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में दो चीजें जो हो रही हैं। एक तो इस पार्टी का वर्टिकल सेपरेशन हो रहा है। जो पीढ़ी थी जिसने इस पार्टी को खड़ी किया उसको आज दरकिनार किया जा रहा है, और नई पीढ़ी कौन सी लाई जा रही है? 124 सांसदों में से इनके जो 268 सांसद थे उसमें से 124 ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का एक दिन भी झंडा नहीं उठाया। 107 तो कांग्रेस की पृष्ठभूमि के लोग हैं। आप किसको, जयप्रदा जो हैं वो क्या इनके दल की थी?
जो आप रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं ना, आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है बढ़ाते हैं लोग, लेकिन आप तो दूसरा ला रहे हैं। दूसरी बात कहूं मैं, विचार, जो विचार है, आज आप देखिए आडवाणी जी का ब्लॉग, उन्होंने कहा कि राष्ट्र, पार्टी और उसके बाद अपन खुद होते थे, लेकिन इस पार्टी में अभी जो हो रहा है वो मैं पहले हूं, उसके बाद पार्टी हो गई और फिर राष्ट्र हो गया, राष्ट्र जो है वो तीसरे नंबर पे चला गया। तो विचारधारा के स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी में बदलाव हो रहा है, बदलाव एक शिफ्ट ले रही है भारतीय जनता पार्टी, और संगठन के स्तर पर भी वो शिफ्ट ले रही है। दोनों स्तर पर वो बदलाव कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जो पार्टी 30 साल में, इनका इतिहास रहा है कि 30 साल में बदल जाते हैं। ये जनसंघ, हिंदू महासभा थे 52, उसके बाद जनसंघ बने, जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी, अब मोदी शाह पार्टी हो गए। ये इनका इतिहास है कि यार ये 30-35 साल में ये पूरे बदल जाते। गुलाबी कमल था वो सफेद कमल हो गया। आप देख लीजिए, पुरानी देखिए, राम का नारा लगाया करते थे, आज राम दिख रहे हैं आपको कहीं? पूरी आप इनका कैंपेन देख लीजिए। ये वही पार्टी है जो कहती थी कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। आप क्या कहते हैं? सिद्दीकी जी, आपसे सवाल क्या था? मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे सवाल क्या किया था? सवाल मेरा आपसे ये था कि जिस तरह का बीजेपी ने क्राइटेरिया बनाया है अपनी पार्टी के लिए कि जो 75 साल की उम्र के नेता हैं, उम्रदराज नेता हैं, उनको मार्गदर्शक मंडल में लेके या उनको सम्मान विदाई देके, ये क्राइटेरिया आपकी पार्टी में भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, ये हुई भारतीय, हमारा यहाँ ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं। हम लोग हमेशा से मास बेस्ड पार्टी रहे। हम लोगों ने ये वंशवाद की बात करते थे, अब वंशवाद इनके यहाँ चल रहा है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ये भी होता है कि जितना जो नेता बुजुर्ग होता है उसका सम्मान उतना ही ज्यादा पार्टी में बढ़ता जाता है। चलिए, जूनियरिटी का हमेशा आपके पास दोबारा आपको कांग्रेस कहना चाह रहे हैं। हिदायत भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इतना अच्छे ढंग से झूठ बोलने की प्रैक्टिस कहां से करते हैं? कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है? ये व्यक्ति खुद बोल रहे हैं कि जिसका पार्टी में जितना रहता है, मुझे बता तो दीजिए प्रियंका गांधी ने कितने झंडे उठाए? राहुल गांधी का ज्यादा योगदान है कि दूसरे और कार्यकर्ता है? गुलाम नबी आजाद का ज्यादा? एक मिनट रुकिए, इन्होंने बहुत सारी बातें करी। किसका ज्यादा योगदान है क्या तय कर लेंगे? मैं चुनौती देता हूं आपको, आप ये बोल दीजिए कि राहुल गांधी के बाद अब गांधी नेहरू परिवार से कभी कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। मैं तय करके बोल देता हूं कि अमित शाह जी के बाद अगला अध्यक्ष नहीं बनने वाला उनके परिवार से, राकेश सिंह जी के परिवार से अगला अध्यक्ष नहीं बनने वाला। आपने हिम्मत है तो बोल के दिखे। एक पार्टी की गुलामी करते हैं। एक सवाल, प्रियंका गांधी आपसे उससे ज्यादा झंडे तो आपने उठा लिए होंगे भैया। एक सवाल, झूठ बोलिए, तरीके से तो बोलिए, इतना क्या झूठ बोलते? मतलब ऐसे जोक मत मारिए। गुलाम नबी आजाद हमारे वरिष्ठ साथी, अरे अध्यक्ष पार्टी की कमांड देते हैं क्या आप लोग? अरे अपने नीचे दबा के रखता है गांधी परिवार उनको। एक सवाल कुछ भी बोल देते हैं। आज सोशल मीडिया पे एक सवाल बहुत तेजी से पूछा जा रहा है। यहाँ पर आकर हिदायत भाई, सोशल मीडिया पे एक सवाल बहुत तेजी से पूछा जा रहा है और ये सवाल उठाया हमारे वरिष्ठ साथी पत्रकार है रविंद्र जैन साहब ने, जो अग्निबाण के संपादक है। उन्होंने एक सवाल उठाया फेसबुक पे कि पहले सुषमा स्वराज, फिर उमा भारती और फिर ताई आउट, हेमा मालिनी, जयप्रदा, स्मृति ईरानी इन, जिन्होंने राजनीति में अपना पूरा जीवन लगा दिया है, वो आउट हो गई हैं और जो राजनीति में सिर्फ ग्लैमर्स के दम पर आई हैं उनको पार्टी तवज्जो दे रही है, और जिन्होंने राजनीति में अपना पूरा जीवन, अपना सब कुछ निछावर कर दिया, उनको पार्टी साइडलाइन कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? जुबेर भाई, एक तो मुझे जहां तक पता है कि आपने भारतीय जनता पार्टी को बहुत करीब से देखा है, तो इस बात को तो आप मान लीजिए अच्छे से कि कोई कहीं जगह का जनप्रतिनिधि है वही भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई सर्वोसर्वा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर उसका पदाधिकारी और उसका संगठन अपने आप में सब सामूहिक रूप से निर्णय करता है, और कौन कहां निर्णय करता है ये भी पता है। उन जनप्रतिनिधियों को भी पता है कि हमारा निर्णय होने वाला है तो संगठन से ही होने वाला है। यहां पर ऐसा नहीं होता कि एक मंत्री बन गया तो अपने क्षेत्र में कांग्रेस की तरह वो कोई सत्ता चलाने वाला। अब रविंद्र जी ने जो बोला उनका आकलनों में उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कौन आउट हो रहा है? आज भी मुरली मनोहर जोशी जी हो, आज भी लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, उनका जहां मार्गदर्शन मिल रहा है। उमा भारती जी की बात कर रहे हैं, लगातार आप लोग दिखा रहे हो सक्रिय, चाहे वो बैठकों में हो, सभाओं में हो, या ट्विटर पे हो, या सोशल मीडिया पे, आप ही लोगों के इसमें चल रहा है। जब दिग्विजय सिंह जी को लेकर उन्होंने सारी बातें बोली, आज भी ताई पूरे इंदौर क्षेत्र के अंदर घूम रही है, ना सिर्फ इंदौर के अंदर, बाकी इंदौर क्षेत्र के अंदर सारी बैठकों और चीजों के अंदर जा रही है। तो कौन आउट हो रहा है? उन्हें लग रहा होगा
उनकी चीजों पे मैं टिप्पणी करने के लिए नहीं होता, बिल्कुल, लेकिन मुझे एक आपत्ति होती कि कांग्रेस के लोग यहाँ पर बैठ के ज्ञान देते, अपने अतीत में झांक के देख ले। मेरी चुनौती पे ये बोल पाएंगे कि नेहरू गांधी परिवार से अब राहुल गांधी के बाद कभी कोई अध्यक्ष नहीं होगा, हिम्मत है बोल पाएंगे? मैंने बोला नहीं, ये बोल पाएंगे ले रहे नवीन जोशी जी से, फिर आप पे आऊंगा। बोल पाए तो इनकी कुर्सी यहीं चली गई। नवीन जी क्या मानते हैं जिस तरह की अभी सिनेरियो चल रहा है अभी लोकसभा चुनाव को लेकर, जिस तरह की इन आउट की स्थिति बन रही है, जिस अरविंद जैन को के बारे में बताया, उन्होंने लिखा है अपने फेसबुक पे और ट्विटर पे कि जो ग्लैमर्स हैं, ग्लैमर्स को इन कर रही है पार्टी, और जो एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में अपना जीवन लगाया है उनको आउट कर रही है। क्या मानते हैं? देखिए जुबेर जी, इसकी शुरुआत बहुत लंबे समय से हो गई है। ग्लैमर्स को अंदर लेने का काम कांग्रेस ने भी किया है, भारतीय जनता पार्टी भी आज वही करने जा रही, क्योंकि जब आपके पास स्ट्रांग कैंडिडेट नहीं होते, जब आपके पास अच्छे लीडर की कमी होने लगती है, अच्छे कार्यकर्ता को आगे नहीं लाते, तो फिर हमें अभिनेताओं को लाना होता है। और जब अभिनेता आते हैं तो वो तो अभिनय करने के लिए क्षेत्र में आए हैं। मेरा ये मानना है कि जैसी अभी बात की जा रही थी कि सुमित्रा ताई वाला जो विषय है उससे थोड़े और आगे निकल आए हम। आप बताइए कुशाभाऊ ठाकरे ने कौन सा चुनाव लड़ा था, या आप ये बताइए प्यारेलाल खंडेलवाल, या इसके अलावा पटवा जी भी एक चुनाव के राजनीति के बाद उन्होंने क्या किया। आप बताइए, एक इतना लंबा पीरियड जाता है जिसमें वरिष्ठ लोग पार्टी के लिए काम करते थे। आजकल केवल चुनाव में आपने हमको मौका नहीं दिया तो पत्र लिख दिया, हमने ब्लॉग लिखा। क्या वो पीढ़ी जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन पीढ़ी को स्थापित किया, जिस पीढ़ी से आज ये पुष्प पल्लवित हो रहा है, पुष्पित हो रहा है, ये वृक्ष बना, क्या वो इसको संभाल के रख पाने में, और ये जो नए कार्यकर्ता हैं, जो नए युवा कार्यकर्ता हैं, क्या इनका भविष्य ये सुरक्षित देख पा रहे हैं? क्योंकि जो परिपाटी चल पड़ी है, पहले केंद्रीय नेता जो होते थे, केंद्रीकृत जो इकाई होती थी, वो नीचे के लोगों से फीडबैक लेते थे। आजकल ये हो रहा है कि वो अपना कैंडिडेट तय करते हैं। क्या कारण है कि अभी तक कैंडिडेट भोपाल या इंदौर इनमें देरी क्यों हो रही है? देरी इसलिए हो रही है कि वो मुफीद कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा जो उनको चाहिए। इसका मतलब स्पष्ट है कि अब संगठन के ऊपर काम करने वाले लोगों की कमी आ रही है, और जब संगठन की तरफ से काम नहीं होता है तब ये जाहिर सी बात है कि या तो अभिनेता की शरण में जाना पड़ता है, या जो आयातित लोग हैं, जैसा कि अभी जिक्र सिद्दीकी जी कर रहे थे कि जया प्रदा को लेकर के आए, दूसरे दल को लाए और अब हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं। हेमाद्री सिंह मध्य प्रदेश में हमने वही देखा। तो क्या मजबूरी है हमारी कि अब जब हम आयातित लोगों को टिकट दे रहे हैं या उनको आगे बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब स्पष्ट है कि संगठन की कसावट में कहीं ना कहीं ढील है, कमी है। फिरोज जी, वक्त की कमी है, चूंकि काफी कम अल्फाजों में आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसको अपनी बात को पूरी करें। देखिए, ये कह रहे थे कि प्रियंका गांधी जी जो हैं, आप उनको ले आए महासचिव। कांग्रेस में हमेशा मास बेस पार्टी जो भी होती है वो हमेशा मिक्स करके चलती हैं, अपने पुराने लोगों को भी साथ रखती हैं और नए लोगों को भी। मैं 15 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ, मेरे 15 महासचिव बनाओ कांग्रेस में, 15 साल और महासचिव बन गया। 15 साल सीधे महासचिव 15 साल मैं किसी पद पे नहीं रहा। एक उदाहरण 15 साल मैं राहुल गांधी को छोड़ के, राहुल गांधी को छोड़कर ऐसा उदाहरण बताइए 15 साल कि जो सीधे महासचिव बनाओ, इसके पहले कांग्रेस में किसी पद पे नहीं रहा। जानकारी नहीं, आपको जानकारी नहीं है, बताइए, आपको जानकारी नहीं है। 2002 से प्रियंका, चलिए भारत, हम आज जो बात कर रहे हैं ताई के बाद, वो तो उनका जन्म मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का क्राइटेरिया तय किया था, उस क्राइटेरिया में एक और नेता जो दबंग नेता वर्तमान में लोकसभा की स्पीकर थी, उन्होंने अभी आज जो सक्रिय राजनीति से अपना किनारा करने की बात कही और चुनाव लड़ने की बात कही। बहरहाल आप तीनों मेहमान जुड़ा, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं ताई के बाद कौन, तो जाहिर सी बात है कि जो केंद्रीय नेतृत्व जो डिसीजन नहीं ले पा रहा था इंदौर सीट को लेकर, पशुपेश में था, उस पशुपेश को आज ताई ने, विधानसभा लोकसभा की जो पूर्व स्पीकर है, उन्होंने इसको खत्म करने की कोशिश की और उन्होंने केंद्रीय नेता के सामने रास्ता आसान करने की कोशिश की है कि अब वो चाहे इंदौर से जिसको चाहे टिकट दे दे। लेकिन उन्होंने जिस तरह का दर्द था, उन्होंने वो दर्द भी बयान किया। ये जो पत्र जारी किया, मीडिया को जारी नहीं पहले किया गया, जो सीधे अध्यक्ष को जारी करना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही है। उन्होंने राहत तो जरूर आसान की है, लेकिन उनकी नाराजगी जरूर है कि किस तरह से वो उनको राजनीति से या सक्रिय राजनीति से अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल हस्तक्षेप में आज इस मुद्दे पर इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए अनादि टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।